नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन पूरी दुनिया राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियों का इंतजार करती है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया में आए, अध्ययन किया, ज्योतिष भविष्यवाणियां की। कुछ भविष्यवाणियां गलत हुई, काफी सही हुई। पूरी दुनिया में बहुत मान सम्मान है उनका। मैं हमेशा की तरह फिर कहता हूं, अगर आपका अध्यात्म में ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए। भविष्यवाणियों में रुचि नहीं हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे अच्छा लगता है ज्योतिष पढ़ना, इसलिए ये प्रोग्राम मैं करता हूं। कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, तो लगे तो 2 रोटी और खाएं मेरी तरफ से, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव जी ने आज की ज्योतिष में बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। मंगल अपनी दशा बदल रहा है और फिर मंगल क्या करने वाला है भाजपा और कांग्रेस के साथ, ये सारी बातें इस प्रोग्राम में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा मदद करिए। आप जानते हैं कि अब तक तो सरकार हमारे पीछे पड़ी थी। हमारा चैनल 2-2 बार बंद कराया गया, हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीती, हाई कोर्ट से जीती, अब गोदी मीडिया भी हमारे पीछे है। अंजना ओम कश्यप जी ने, आज तक समूह ने, खान सर, बाकी टीचर के साथ 4 PM पर भी मुकदमा किया है। सोचिए, देश में कितने यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन हर बार चैनल बंद होता है सरकार के इशारे पे तो 4 PM। गोदी मीडिया देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक उतरा, शिक्षकों के संग केवल एक यूट्यूब चैनल बंद हुआ तो 4 PM। आप समझिए ये क्यों हो रहा है। ये सब आपकी ताकत के कारण हो रहा है। अब तो सरकार हो या गोदी मीडिया हो, सबके निशाने पे 4 PM है, क्योंकि ये जन जन की आवाज बन चुका है, देश की एक क्रांति बन चुका है। आपके इस प्यार के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जिधर जाता हूँ लोग उधर 4 PM की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये वो चैनल है जो भारत की आवाज बन गया है। मैं गर्व से, ये और प्यार से मेरा दिल भर जाता है। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। 85 लाख सब्सक्राइबर मैंने पूरे कर लिए हैं और मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 28 दिनों में लगभग 15 करोड़ व्यू आ गए हैं। चैनल बंद होता है तो चैनल नीचे चला जाता है, कई महीने लगते हैं उसको उठने में। 2 महीने बंद हुआ लेकिन चैनल फिर रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया। आपका आभार। एक मदद और कीजिएगा, नई दुनिया में मैंने प्रवेश किया है, ब्लॉगिंग की दुनिया में। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये मेरे ब्लॉगिंग का चैनल है, जस्ट संजय। इसको भी सब्सक्राइब करिए, मैं इसमें कुछ नए नए प्रयोग करता रहूंगा। चलते हैं राजीव जी के पास। एक अनुरोध मान लीजिएगा, नीचे ज्वाइन बटन है, यदि आपकी जेब अलाउ करे तो ज्वाइन बटन दबाइए। 200 या 250 रुपये महीना हमें सहयोग करिए, हम आपकी आवाज बनते रहेंगे। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। आजकल आपसे जब बात होती है तो मैं भी ग्रह वगैरह देख ही लगता हूँ। एक मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया और ChatGPT से मैं पूछता रहता हूँ कौन सा ग्रह क्या है, और कुछ कुछ जानकारी करने की कोशिश करता हूँ। मजा आता है मुझे पढ़ने में। आपने पिछली बार बातचीत में मुझे बताया था कि मंगल अपनी राशि बदल रहा है, और जी जब हाँ, जी हाँ। मंगल बदलेगा तो बहुत बड़ा राजनीतिक भूचार आएगा, क्योंकि मंगल जो है बड़ा प्रभावी ग्रह माना जाता है। आपने मुझसे कहा कि मैं आमतौर पे शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करता हूँ। आपने मेरी जन्मपति में देख के बताया था कि मंगल मेरा बहुत उच्च का है, तो मैं उस पे योद्धा की तरह रहता हूँ। वाकई में लाइफ में भी इसी तरह जिंदगी जीता भी हूँ, योद्धा की तरह रहता हूँ हमेशा। और जी हाँ, जी हाँ, मैं जी हाँ। विनम्र हूँ, लेकिन कोई पंगे करता है तो मैं जवाब भी बहुत बढ़िया वाला देता हूँ उसको। तो परसों मैं आपकी याद कर रहा था, मनोज वाजपेयी जी का मैं पॉडकास्ट करने का 3 दिन पहले, वो आपका जिक्र कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। और कल मैं गवर्नर का प्रीमियर देख कर आया बृहस्पतिवार को रात में। क्या शानदार एक्टिंग की है मनोज वाजपेयी जी ने, 100 में 100 नंबर। और पिक्चर इतने बढ़िया विषय पे बनाई गई है कि किस तरह अनजान सा आदमी, जिस समय भारत की स्थिति खराब थी उस समय आता है, रिजर्व बैंक की कमान संभालता है। जितने लोग थे ना, वो मेरे संग फिजा भी गई थी, मेरी जो एंकर है और रिपोर्टर है बहादुर लड़की। फिजा ने मुझसे कहा कि सर यहाँ फिल्म में बाकी लोग हीरो बनने आते हैं और मनोज जी जो हैं वो वाकई में अभिनेता हैं, दिलों में छूने वाले, केवल हीरो नहीं है, वो वाकई में अभिनेता हैं। वो बहुत नेचुरल टैलेंट है उनके अंदर, नेचुरल टैलेंट है, टैलेंट। गजब। और गवर्नर पिक्चर मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज बाकी पिक्चरों की मैं तुलना देख रहा था ChatGPT पे, तो गवर्नर को सबसे ज्यादा लोगों को तारीफ हुई। तो आपको जिक्र कर रहे थे, मुझे याद आया। देखिए, आपके राजीव जी हैं जो कमाल है। हम जब भी मौका लगता है मैं उनको जरूर देखता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से। वो बोलते हैं सर, हनुमान जी की शायद सिद्धि कर रखी है उन्होंने। नहीं, वो ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह बात करते हैं वो। नहीं, मेरा अपना मानना है कि उन्होंने सिद्धि की। जब बोलते हैं तो उनको बोलते जब हैं तो जिस बिंदास और बेखौफ अंदाज में बोलते हैं, मुश्किल होता है। तो भाई उस तरह की कुंडली उनकी होगी
हाँ जो हाँ। हाँ हर एक की होती है जी, शैली, हाँ, हर एक की शैली शैली होती है और उसका काम करने का अंदाज और बेखौफ रहने का अंदाज एक अलग डिग्री का होता है। बिल्कुल ठीक जी बात जी। है। तो मैं बात कर रहा था मंगल की। मनोज जी ने मुझसे कहा था कि मंगल जब बदलता है तो बड़ी बड़ी उथल पथल होती है। तो मैं राजीव जी ये जानना चाहता हूँ कि मंगल कब बदल रहा है अपनी राशि, इसके क्या क्या परिणाम होंगे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि राजनीतिक दलों में जब ग्रह बदलते हैं तो आप बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को कि जब कोई ग्रह बदलता है तो उसकी क्षमताएं कैसी हो जाती हैं, वो ग्रह तेज होता है, प्रभावी होता है, किन किन क्षेत्रों का स्वामी होता है और वो लोगों की जिंदगी पे कैसे असर डालता है, ये समझाइए। बहुत अच्छी बात। तो संजय जी, इसलिए है कि आज हम दर्शकों के लिए कुछ एक नई रिसर्च भी एस्ट्रोलॉजी में लेकर के आया हूँ, वो भी बताऊंगा कि मंगल के ऊपर तो मैं बोलूंगा। एक दर्शकों में आज आपके पास एक यूनिक रिसर्च लेकर के आया हूँ। जब शनि मीन राशि में आता है, और दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है, मतलब 30 मंथ्स रहता है उसके अंदर, मतलब ट्रेवल करता है। दर्शकों को क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे साइंस के स्टूडेंट भी हैं, फिर से मैं बार बार बताता हूं कि ये सर्कुलर मोशन है। हर ग्रह सूर्य के अराउंड अपनी अपनी कक्षाओं में, ऑर्बिट कहते हैं, उसमें चक्कर लगा रहा है। और ये मोशन जो है डिग्री मिनट में कैलकुलेट होता है। जैसे लीनियर मोशन होता है जो वो किलोमीटर और मीटर में होता है, ये सर्कुलर मोशन है। तो हमारे ऋषियों ने जब 12 खंड किए हमारे ब्रह्मांड के, आसमान के, तो उसमें एक एक 12 खंड हो गए। तो एक खंड जो है, एक सेगमेंट अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो 30 डिग्री का हो गया। तो संजय जी, 30 डिग्री को चलने में चंद्रमा 2.25 दिन लेता है। आज दर्शकों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, दर्शक ज्योतिष भी सीख रहे हैं ना, इसलिए 2.25 दिन में चंद्रमा करता है, 17 दिन में बुध करता है। उसके बाद आता है शुक्र जो 27 दिन में उसको उसी 30 डिग्री को। और उसके बाद मंगल देवता आते हैं हमारे, जिनकी अभी आपने बात करी, वो 45 दिन में, 45 डेढ़ महीने में। उसके बाद आते हैं साहब जी बृहस्पति, वो 1 साल। और शनिदेव हमारे 2.5 साल। राहु और केतु जो है 18 महीने, 1.5 साल। तो सबसे लंबे पीरियड किसके पास मिले? मंगल का है, 1.5 महीने का। लेकिन मंगल का बड़ा घातक भी है, क्योंकि मंगल का अपने आप ही स्वभाव भी क्रूर है, एग्रेशन है, फायर है, एक्सीडेंट है, सब कुछ। इससे जितने भी एग्रेशन वाले और प्रोफेशन, जितने एग्रेशन वाले प्रोफेशन है मंगल के प्रभाव में। किसी भी आईएएस आईपीएस की कुंडली ले लीजिएगा, ये लोग अक्सर ज्योतिष पे, एस्ट्रोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक भी अपने कुतर्क देते हैं। हम आपको एक चैलेंज के साथ बता रहे हैं, दुनिया के, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के किसी भी आईएएस आईपीएस और फॉर मिलिट्री के ऑफिसर की हॉरोस्कोप लेके आइए, लग्न से या चंद्र से उसकी कुंडली में मंगल का प्रभाव होगा, तब जाकर के वो मंगल जैसे प्रोफेशन में आया। क्योंकि आर्म फोर्सेस और पुलिस की प्रोफेशन जो है मंगल के प्रभाव में आते हैं। तो हमने जब ये पीरियड बता दिया, तो शनिदेव हमारा 2.5 साल में करते हैं, तो 12 राशियों का चक्कर पूरा ब्रह्मांड हो गया। तो संजय जी, वो 2.5 साल में पूरा करता है शनि। तो हमने ये देखा, एक रिसर्च की थी कि मीन राशि में जब जब शनि आया है, तो उसने दुनिया भर में बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आया, राजनीतिक परिवर्तन। और खासतौर से भारत की चर्चा करेंगे हम आज, विश्व की पॉलिटिक्स पे नहीं चर्चा करेंगे, वो मेरा सेकंड टॉपिक होगा। लेकिन मैं मंगल की राशि की बात कर रहा था। तो सबसे पहले संजय जी, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जब हम ग्रह की चर्चा करते हैं, तो ग्रह जब राशि बदल रहा है, तो उसके अंदर उस समय ब्रह्मांड में क्या लगन आया, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मंगल का वृषभ राशि में परिवर्तन 20 जून 2026 को लगभग रात को 23:59 पर, ऑलमोस्ट तारीख बदलने वाली थी, 11:59 पर मंगल राशि बदलता है। तो उस समय ब्रह्मांड में जो लग्न उदय हो रहा था, वो कुंभ लग्न उदय हुआ है। और कुंभ में इस समय राहु है, और सिंह राशि में चंद्रमा भी उस दिन पीड़ित था केतु और मून के साथ। मंगल इस कुंभ लग्न की कुंडली में चौथे घर में आते हैं। शनि लग्नेश होकर के सेकंड भाव में है। 5वें घर में सूर्य और बुध हैं, और जुपिटर और वीनस उनके 6वें भाव में है। इस तरह से 9 ग्रह बैठे, और ये नक्षत्र उस समय पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं, जो मैंने आपको, आपने हॉरोस्कोप दिखाइएगा जो मैं आपके ऑफिस में भेजता हूं, तो इस कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है।
और चंद्रमा हमारी पब्लिक का और पब्लिक के परसेप्शन का, इमोशंस का कारक है। तो एक अर्थ तो ये लग रहा है कि जनता को बहुत भारी कष्ट आने वाला है। मतलब इन 45 दिनों में 20 जून से जो मंगल राशि बदलेगा, आम जनता के लिए बेहद कष्टकारी समय रहेगा ये, क्योंकि चंद्रमा इसमें पीड़ित हो गया। और दूसरा है भारत की कुंडली का ये 10वां भाव जागृत हो रहा है। तो इसका मतलब है इस पूरे 1.5 महीने में मंगल के इस गोचर में केंद्र की सत्ता, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद, ये फोकस में रहेगा। शनि इसको तीसरी दृष्टि से देख रहा है और इसमें बड़ी विचित्र बातें इसमें हो रही हैं। ये इसका राइटअप है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आगे टेक्निकल चीजों को बताता हूं। लियो साइन जो कि सिंह राशि होती है, हमारी भारत की कुंडली का चौथा घर है। जो इंडिया का चार्ट आप दिखाइएगा, ये इंडिया का चार्ट है। मैं आप चार्ट पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हमारा डिस्कशन में आएगा। जो आपने प्रश्न पूछा ना, भारत के लिए, बीजेपी के लिए कैसा रहेगा, ये हमारी कांग्रेस की कुंडली है। कांग्रेस के लिए भी आज मुझे इस मंगल का गोचर बताना है। और ये आपके भाजपा की हॉरोस्कोप है कि भाजपा के लिए ये मंगल करेगा या अमंगल करेगा। तो मैं आपको चौंकाने वाली बात कर रहा हूं, भारत के लिए और भाजपा के लिए तो अमंगल के समाचार है। अगर मंगल किसी के लिए करेगा, मंगल में, तो कांग्रेस के लिए होगा। आगे बढ़ता हूं। तो चौथा घर होता है संजय जी हमारी हॉरोस्कोप में आंतरिक सुख का। आपके कुंडली में भी होता है ना अपना घर, आंतरिक सुख, डोमेस्टिक अफेयर, पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम बात करते हैं या कंट्री की बात करते हैं, तो घर के जितने आंतरिक विषय हैं वो वहां से आते हैं। और फार्मिंग, मौसम भी चौथे घर से देखा जाता है। वेदर, जितने प्राकृतिक संसाधन है, संपदा है, वो हमारी चौथे घर से, रियल एस्टेट चौथे घर से देखा जाता है। तो संजय जी चौथे घर में केतु गोचर कर रहा है भारत की कुंडली, जो अभी मैंने दिखाई दी ट्रांजिट में। और ये मंगल गोचर का मंगल जब वृषभ में लग्न में पहुंचेगा तो दो घटनाएं हो रही हैं कि एक तो राहु के ऊपर से गोचर करेगा ये, क्योंकि भारत की कुंडली में टॉरस जो अभी दिखाई थी दर्शकों, उसमें राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है। तो मतलब इन सब चीजों की भी बड़ी टेक्निकल रिसर्च हम लोगों ने की थी। ये ज्योतिष की किसी किताबों में नहीं मिलने लगा दर्शकों। मैं आपको बता, दर्शकों याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी की कितनी ही बुक, लाखों रुपए की बुक तो मेरे पास भी है, बुक्स किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ये हमारी रिसर्च है जो हमने सैकड़ों हजारों हॉरोस्कोप पर की है अपने 18 साल में। तो जब भी कोई ग्रह अगर पाप ग्रह के ऊपर से गोचर करे तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व भी खराब हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बता दो संजय जी, आप अगर किसी मकान किराए पे ले लीजिए किसी का, ये भी हमारा समझाने का तरीका है, और वो मकान किसी क्रिमिनल का, दाऊद इब्राहिम जैसे आदमी का हो वहां, या उसका मकान मालिक दारू वारू पीने वाला और क्रिमिनल टाइप का हो, आप देखिए उस मकान का में रहने वाले के ऊपर भी असर आएगा, मतलब आपके ऊपर भी असर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी छवि आपकी वैसी बन जाएगी। लोग रहेंगे, पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि साहब संजय जी तो वो क्रिमिनल और दारूबाज के घर में रह रहे हैं। तो यही स्वभाव ग्रह का देखा जाता है कि अगर पाप ग्रह के ऊपर से कोई दूसरा पाप ग्रह गोचर करेगा तो उसका नेचर, उसका असर भी उसी तरह का विध्वंसक हो जाता है। तो राहु के ऊपर मंगल का गोचर युद्ध और वार, क्राइम जैसे और आतंकवादी जैसे घटनाओं को संकेत देता है। इसमें बर्बादी और ज्यादा क्या हो रही है, शनि जो है, जो मीन राशि में समय गोचर कर रहे हैं, उसकी तीसरी दृष्टि इस लगन पर पड़ रही है। तो ये भारत के लिए 45 दिन बहुत अशुभ है संजय जी, बहुत अशुभ है। मैं शब्दों में नहीं कह सकता क्या क्या अशुभ हो सकते हैं, मैं आपको और जानकारी आगे देता हूं। फिर इसके बाद इसने क्या किया, केतु जो अभी ट्रांजिटिंग गोचर कर रहा है उसके ऊपर चौथी दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। चौथी, 7वीं सभी के पास है, मैंने अक्सर प्रोग्राम में कहा है, और मंगल की 8वीं दृष्टि है। संजय जी केतु हमारी भारत की जन्म कुंडली में 7वें घर में है, नेटल उसको कहते हैं। बर्थ चार्ट में जो ग्रह होता है उसको नेटल पोजीशन कहते हैं, NATAL। तो नेटल केतु को ये मंगल गोचर का प्रभावित करेगा। ट्रांजिटिंग मंगल ट्रांजिट के केतु को प्रभावित करेगा, और केतु और मंगल डबल फायर बन जाते हैं। इसको अंगारक योग कहा गया है। मतलब अगर कहीं गोली चले, गोली चलने के बाद आगजनी भी हो जाए तो वो डबल अटैक हो गया। तो इस तरह से बेहद विध्वंसक है। और आपको दर्शकों, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे भारत की कुंडली में मंगल का इस समय चर्चा करना, मैंने आज टॉपिक जानबूझ के क्यों लिया संजय जी, मंगल हमारा इस समय महादशा चल रही है भारत की कुंडली में, और भारत की कुंडली में इकोनॉमी के घर में बैठा है ये।
12वां घर होता है विदेश का, और विदेश के साथ अपमान का भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी रोज बैंड बजा रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। वो तो हमारे 3 जो है जो हमारे इंडियन जिसमें क्रू मेंबर्स थे, 3 जहाजों पर भी उन्होंने अटैक कर दिया, ऑयल टैंकर्स जो थे हमारे, और हमारे विश्वगुरु सरेंडर मोदी जी तो उसमें कुछ बोल भी नहीं पाए। तो खैर, तो अंगारक योग बन रहा है ये, तो भारत के ऊपर किसी तरह का बड़े आतंकवादी हमले का भी योग है। साथ में मंगल आंदोलन का नेचुरल सिग्निफिकेटर है और लग्न में जा रहा है। संजय जी, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। 20 जून के बाद डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेगा, और अहंकारी क्रूर सत्ता आम आदमी के ऊपर गोली चलाने जैसा आदेश दे सकती है। याद रखिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि आंदोलन इतना हिंसक होगा, इतना एग्रेसिव होगा कि मजबूरी में सरकार को इस तरह के आदेश देने पड़ सकते हैं। और मैं आपको दर्शकों बता देता हूं, मैंने कई आईपीएस ऑफिसर से बातचीत की कि ये देश बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया है संजय जी। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, कि कुकर की सीटी आप मत निकालो तो वो कुकर ही फट जाएगा फिर। तो इस समय देश फटने जैसी स्थिति में पहुंच गया है। इस तरह के अनैतिक कार्य हमारे देश में 12 वर्षों में हुए हैं। पीक है पाप का, चरम सीमा पर पहुंच गया पाप। तो ये फटने की स्थिति में ज्वालामुखी फटने वाला है। तो मैं आपको सिलसिलेवार टेक्निकल चीजें बताता हूं कि पब्लिक ये जो है चौथा घर से देखा जाता है पब्लिक परसेप्शंस, इमोशंस, फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड, पेट्रोलियम और केमिकल फर्टिलाइजर का सिग्निफिकेटर मून भी इसमें हेविली एफ्लेक्टेड हो रहा है। तो पेट्रोलियम की तो क्राइसिस है ही आपके देश में, तो पेट्रोलियम गैस की भी हाहाकार मचने वाली है देश में, जिसके कारण जो है लोग, और उसके लिए भी आंदोलन का, एजुकेशन का, छात्रों का तो पहले से ही चल रहा है हिसाब किताब, और बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी। तो ये अंगारक योग बना रहा है। और मून इस कुंडली का 6th लॉर्ड भी है, जो कुंभ लगन में मंगल जब राशि बदल रहा है तो कुंभ लगन उदय हो रहा है, जो मैंने डिस्कस किया। और 12th लॉर्ड लग्ना लॉर्ड शनि 4th हाउस ऑफ इकोनॉमी में बैठा है, और 10th लॉर्ड है हमारी भारत की कुंडली का। और मार्च विद इस 3rd एस्पेक्ट मंगल को ये पीड़ित कर रहा है। इसलिए भारत में मोदी सत्ता को बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक के प्रोटेस्ट को फेस करने का समय है। मतलब जगह जगह आंदोलन होने वाले हैं, जगह जगह आंदोलन, हर शहर में आंदोलन होने वाले हैं इस समय, हर समय। जिस चीज की 12 साल से लोग मतलब भूल बैठे थे कि इस देश में आंदोलन होना बंद हो गया। वैसे तो आप लोगों ने मंगल ने आपको निराश नहीं किया संजय जी, आपको भी निराश नहीं किया है। देखिए, सितंबर के महीने से क्रोनोलॉजी देखिए, लगातार आंदोलन सड़कों पे लोग निकलना शुरू हो गए हैं। जो सितंबर को 9 महीने हो गए पूरे, 9 महीने पहले नहीं था। तो मंगल आ गया भैया, मंगल ने अपना संकेत तो दे दिया है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत निगेटिव अशुभ समाचार आने वाले हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड। और ट्रेड डील का भी ऊपर भी जो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील इंडिया के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इस समय समस्या आने वाली है कि वो भारत के लिए बेहद कष्टकारी होगी। क्योंकि चौथे घर से मैंने जैसे आपको बताया एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाता है, तो फार्मर्स भी इस आंदोलन में ज्वाइन करेंगे। जो अभी पब्लिक प्रोटेस्ट 20 जून के बाद शुरू होंगे, उसमें छात्र, उसमें आम जनता में क्यों? क्योंकि गैस की और एनर्जी की क्राइसिस हो जाएगी। दूसरी, किसान आएगा और मजदूर वर्ग, गरीब इसके अंदर जुड़ेंगे। तो हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया जो मैंने दिखाया था 15 अगस्त 1947 001 आवर, भारत की हॉरोस्कोप में ये मंगल लग्न में नेटल राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। साथ ही अपनी 7th एस्पेक्ट से नेटल केतु को भी पीड़ित करेगा। मंगल भारत की कुंडली का 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। शनि अपनी 10th लॉर्ड 9th, शनि अपना इस हॉरोस्कोप का 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड है। 3rd एस्पेक्ट से इस मंगल को पीड़ित कर रहा है। याद रहे, भारत की बर्थ हॉरोस्कोप में ये मंगल इकोनॉमी के 2nd हाउस में और बुध की राशि में है। दशा भारत की इस समय चल रही है मंगल राहु शनि वीनस सेटर, जिस दिन ये मंगल राशि बदल रहा उस समय मिथुन में और राहु के नक्षत्र में है ये मंगल आपकी भारत की चार्ट में ट्रांजिटिंग। ये मंगल शुक्र शत्रु की राशि में होगा। अतः भारत और उसके शीर्ष नेतृत्व के सेक्स स्कैंडल, दर्शकों सुन लो, भारत और उसके शीर्ष नेतृत्व के उसकी गवर्नमेंट के सेक्स स्कैंडल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक्सपोज होंगे। इस ट्रांजिट में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, सेक्स क्राइम, सेक्स अब्यूज। ये ट्रांजिटिंग मंगल, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में जा रहा है, शनि पीड़ित कर रहा है, इसलिए ये शब्द मैंने यूज किए हैं। ये ट्रांजिटिंग मार्स अपनी 4th एस्पेक्ट से 4th हाउस में ट्रांजिटिंग केतु को पीड़ित करेगा। 4th हाउस सिग्निफाई करता पब्लिक
पब्लिक, अपोजिशन पार्टी, एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड और लैंड रिलेटेड मैटर्स, फार्मर्स, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड जनरल हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ द नेशन। मंगल केतु योग से इस 4th हाउस में अंगारक योग बन रहा है। याद रहे संवत्सर, जो हमारा संवत्सर रौद्र संवत्सर शुरू हुआ 19 मार्च 2026 को, उस नामक मंगल उस हॉरोस्कोप में संवत्सर का, रौद्र संवत्सर का महामंत्री भी है। और उसमें मीन लगन की हॉरोस्कोप में 12वें भाव में कुंभ राशि में बकरी, बुध और राहु से पीड़ित हो रहा है। संवत्सर की कुंडली पिछले प्रोग्राम में दिखाई दे, जरूर दिखाइएगा। और संवत्सर का राजा ये जुपिटर भी है। भारत के D10 चार्ट में, जो मैंने भारत की कुंडली आपको चर्चा की, उसका D10 चार्ट ये रहा। देख लीजिए मंगल की पोजीशन दर्शकों, इसमें D10 चार्ट में कितनी खराब है। ये मंगल केतु के साथ 6वें भाव में अंगारक योग बना रहा भारत के D10 चार्ट में। D10 चार्ट होता है सत्ता को हम देखेंगे या भारत की वर्किंग का। सो वर्तमान में ये दिखा रहा है। ये इसीलिए मैंने बात ये यूज की कि होम मिनिस्टर या कोई भी सरकार का मंत्री गोली चलाने के आदेश दे सकता है। 20 जून को ट्रांजिट में यह मंगल अपनी 4th एस्पेक्ट से फ्रॉम 3rd हाउस से D10 चार्ट के नेटल मार्स केतु को पीड़ित करेगा और 3rd हाउस में उसमें प्लेस गवर्नेंस के सिग्निफिकेंट सन को भी पीड़ित करेगा। शनि इसमें कुंडली में जो D10 की चार्ट है उसमें 3रे घर में आएगा मंगल, क्योंकि मीन लगन की कुंडली है। और 10th हाउस उसमें प्लेस गवर्नमेंट के सिग्निफिकेंट सूर्य को भी पीड़ित करेगा। शनि इस हॉरोस्कोप में लग्न से ट्रांजिट कर रहा है मीन राशि में, और उसकी 10th एस्पेक्ट से ये नेटल सूर्य भी पीड़ित होगा। अर्थात 10th हाउस और सूर्य दोनों ही शनि मंगल से पीड़ित हो रहे हैं कैरियर की चार्ट D10 चार्ट में। Prediction of 45 days transit of Mars in Taurus sign from the 20th June 2026. ये extremely inauspicious for the common people and nation as a whole. The opposition, farmers, agriculture sector, trade and business, economy, weather pattern, general peace and harmony in the country. There may be widespread protests by the people of country, Gen Z plus others, against the failed governance of the Modi government, unaccountable their bureaucracy, media, judiciary and other constitutional offices. These protests may turn violent and very aggressive अंगारक योग बनने के कारण, and innocent people may be killed or injured by the oppressive police and other paramilitary forces firing. These orders may be issued by an arrogant and repressive regime, one that is accused of murdering democracy out of fear of losing power. Regime change. मोदी सरकार जो घबराई हुई है, जैसे राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया कि 1 साल में गिर जाएगी, तो मोदी जी और अमित शाह बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। The opposition along with the general public is likely to surround and circle responsible, घेराव करेगा responsible government ministries का, officers का, judges का, media person का, election commissions का, other functionaries of government, holding them accountable for all these situations, failure of the democracy and their other miseries and suffering. कौन सी हैं वो? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पूरे देश में भ्रष्टाचार, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, छात्रों पर अत्याचार और उनका शोषण। इस कारण आम पब्लिक भी जुड़ना शुरू हो जाए। ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट वेदर, अंगारक योग इन 4th हाउस एंड डेफिशिएंट रेनफॉल, एग्रीकल्चर विल बी कंप्लीटली डिवास्टेटेड, बर्बाद हो जाएगी खेती। देयर मे बी हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ स्टॉर्म्स, cyclones, heat waves and arson firing incidents. The period also indicates a combination of several natural calamities along with possibilities of terrorist attacks, shooting and other violent incident. और बीजेपी की चार्ट जो मैंने दिखाई, तो बीजेपी के लिए ये मंगल क्या करने वाला, दर्शकों ध्यान से सुनिए। 6 अप्रैल 1990 की बीजेपी फॉर्म हुई है। बीजेपी की जेमिनी मिथुन लगन की हॉरोस्कोप में ये मंगल 12वें भाव अपमान, विदेश, जेल, विदेशों में स्कैंडल, एक्सपोज, डिस्ग्रेस में प्रवेश करेगा, क्योंकि मिथुन लगन के लिए टॉरस राशि में आ रहा है ना मंगल, तो 12वां घर बनता है। तो ये अपमान, विदेश, जेल, विदेशों में सेक्स स्कैंडल और करप्शन स्कैंडल, डिस्ग्रेस के हाउस को में प्रवेश करेगा। इनके नेटल वीनस के ऊपर गोचर करेगा। बीजेपी के चार्ट में जो शुक्र है वो टॉरस में ही है, तो इसलिए जन्म के शुक्र के ऊपर गोचर कर रहा है। साथ ही नेटल नीच के मून को भी पीड़ित करेगा। इनकी जो महादशा चल रही है चंद्रमा की नीच के, उसको भी देखेगा ये मंगल ट्रांजिटिंग 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड शनि इनके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में मीन राशि में,
और उनकी थर्ड एस्पेक्ट से ये मंगल पीड़ित हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही ये मंगल भाजपा की हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस और उसमें प्लेस नेटल वक्री शनि, वक्री मंगल, वक्री बृहस्पति और राहु को फोर्थ एस्पेक्ट से पीड़ित करेगा। मतलब भाजपा की जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है उसके थर्ड हाउस पर भी इस मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। तो जितने ग्रह वहां पर बैठे हैं वो भी उसके पाप, उसके मंगल के क्रोध और मंगल के अग्नि के प्रभाव में आ रहे हैं। साथ ही इनकी इमेज रिकॉग्निशन के 7th हाउस को भी 8वीं दृष्टि से पीड़ित करेगा मंगल। मून चार्ट में से ये 7th हाउस में प्रवेश करेगा और 10th हाउस उसमें बैठे सभी नेटल प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली जरूर दिखाइएगा भाजपा की कि उस चंद्र कुंडली में यह है भाजपा की चंद्र कुंडली। दर्शकों, इस चंद्र कुंडली में 10वें भाव में बैठे सारे ग्रहों को यह मंगल पीड़ित कर रहा है गोचर का, ये 20 जून से जो आ रहा है फोर्थ एस्पेक्ट से। लग्न चार्ट से बीजेपी के हॉरोस्कोप में महादशा लॉर्ड मून, अंतर्दशा लॉर्ड वीनस, जो 12th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस सभी पीड़ित हो रहे हैं। मून चार्ट से लग्न, 7th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस। तो ये टेक्निकल चीज है। भाजपा की वर्तमान दशा जब मंगल की गोचर वृषभ राशि में होगा, मून, वीनस, सन, केतु, मून और मार्स उस दिन एग्जैक्टली 20 जून की दशा मैंने बताई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मून, वीनस, सन, केतु, मून, मार्स। अतः बीजेपी के हॉरोस्कोप से स्पष्ट होता है कि ये 45 डेज के मंगल का गोचर इनके एलाइज और सभी एसोसिएट्स और इकोसिस्टम, कौन कौन से हैं इकोसिस्टम में, सहयोगी दल, ब्यूरोक्रेसी, गोदी मीडिया, आरएसएस, ढोंगी संत महात्मा, आध्यात्मिक गुरु, कॉर्पोरेट लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, सभी एग्रेसिव वायलेंट प्रोटेस्ट का सामना करेंगे। जब से ये पार्टी फॉर्म हुई है उस समय के बाद से इनके विरुद्ध जनता का ये सबसे ज्यादा आक्रामक आक्रोश होगा और मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा विरोध इसमें इन 45 दिनों में प्रतीत होता है ग्रह गोचर के कारण। सबसे ताकतवर और भयंकर होगा जो उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए मजबूर कर देगा। इनके और आरएसएस के विदेशी ताकतों से संबंध, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्स स्कैंडल भी एक्सपोज होंगे। ये 45 डेज आरएसएस के लिए भी अच्छे नहीं है। अब सिल्वर लाइनिंग क्या है कि किसी के लिए तो अच्छा होगा। तो मैं दर्शकों थोड़ा समय आज कांग्रेस की जो हॉरोस्कोप मैंने चर्चा की है, क्योंकि कांग्रेस की हॉरोस्कोप में मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कांग्रेस के दर्शकों जो हॉरोस्कोप मैंने दिखाई है उसमें कांग्रेस की हॉरोस्कोप देखिएगा। कांग्रेस के हॉरोस्कोप में ये मंगल भाग्येश है और एक भाग्य के स्थान 9वें भाव से 5वें घर में बैठा है। बेहद भाग्यशाली योग बना रहा है। कांग्रेस की हॉरोस्कोप मीन लगन की है और मंगल इनका भाग्येश लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ लक है, 2nd लॉर्ड भी है। हॉरोस्कोप में ये भारत और बीजेपी दोनों की हॉरोस्कोप से बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था में है। 5th हाउस में ट्राइन में बैठकर 9th हाउस, 5th हाउस दोनों ट्राइन्स का बहुत भाग्यशाली योग बना रहा है। लग्नेश बृहस्पति जन्म की अवस्था में 4th हाउस में वेल प्लेस है और 10वें भाव जो कि उनकी अपनी राशि है उसे और उसमें प्लेस गवर्नमेंट अथॉरिटी के सिग्निफिकेट है सन को, सूर्य को। साथ ही कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड फीमेल्स रिलेटेड ऑल मैटर्स को सिग्निफाई करने वाले वीनस को एक्सपेक्ट कर रहा है। जन्म की कुंडली में सूर्य और शुक्र को प्रभावित कर रहा है उनका 4थे घर का बृहस्पति कांग्रेस की कुंडली जो दिखाई दी। इसलिए आज ही नहीं, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं 3 साल से आप लोगों को आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग आप समझने लगे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उनका। याद रखिए, आज ही नहीं हमेशा हमेशा के लिए भविष्य में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टी कांग्रेस देशवासियों की सेवा, नैतिक मूल्यों पर मजबूत, ट्रांसपेरेंट, जन कल्याण, दया, करुणा, न्यायप्रिय पॉलिसीज को बनाने और उसको ईमानदारी से बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जीक्यूट करने वाली रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी इस देश का भला कर सकती है एकमात्र। इनकी सरकार में देश डिप्लोमेसी में बेहद सक्सेसफुल रहेगा और प्रजातंत्र का सम्मान और उसकी रक्षा करने वाली ये पार्टी रहेगी। दूसरी पार्टियों को मैं नहीं जानता, भाजपा तो कतई कोसों दूर है इनसे। 20 जून को मंगल इनके सहयोगी एलाइज एक्सपेंशन के 3rd हाउस में प्रवेश करेगा और भाग्य स्थान को एक्सपेक्ट करके मजबूत बनाएगा। अर्थात भाग्यशाली योग के कारण इस पार्टी का एक्सपेंशन किसी भी तरह से देखा जाता है, सरकारें बनना या कुछ एलाइज उनसे नए जुड़ना चाहते हैं या पुराने एलाइज जो उनसे अलग हो गए थे वो जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंशन का मतलब, विस्तार का मतलब यही होता है। साथ ही ये मंगल पराक्रम के 3rd हाउस में ट्रांजिट करके 6th हाउस आंदोलन, मंगल या दर्शकों पराक्रम के भाव में प्रवेश कर रहा है कांग्रेस की कुंडली में।
और 6th हाउस को चौथी दृष्टि से आंदोलन के घर को देख रहा है। शनि को, और शनि कांग्रेस की कुंडली में 6वें भाव में है जन्म की चार्ट में, तो शनि को, नेटल शनि को प्रभावित करेगा, जिसका संकेत है ये पार्टी बेहद आक्रामक आंदोलन करेगी पूरे देश में, जिसमें इनके वर्कर्स के इंजर्ड होने या अन्य दुखद समाचारों के योग भी हैं। ये भी एक नेगेटिव चीज आ रही है। इनकी कुंडली में शत्रुहंता, विक्ट्री ओवर एनिमीज का बेहद सुंदर योग है। और संजय जी, वर्तमान दशा जब मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश होगा तो कांग्रेस की चल रही है शनि वीनस राहु बुध, शनि वीनस राहु बुध। बृहस्पति 2 जून 2026 को इनके 5th हाउस में प्रवेश कर गए हैं और केंद्र त्रिकोण का बेहद सुंदर योग बना रहे हैं। अतः ये ट्रांजिटिंग जुपिटर इस पार्टी को बुद्धि, विवेक, विजन और लग्न में अपनी राशि को दृष्टि देने के कारण अत्यंत स्ट्रॉन्ग योग बना रहे हैं। इसलिए देशवासियों को भरोसा रखना चाहिए। भाजपा, मोदी, शाह जैसी राक्षसी प्रवृत्ति वाली, अहंकारी, दमनकारी, प्रजातंत्र की हत्या करने वाली, आम जनता का शोषण, भारत की धन संपदा, प्राकृतिक जो संपदा है उसको लूटने वाली, विदेशी सहयोग, अमेरिका, कौन कौन से, अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देश, चाइना से देश को गुलाम बनाने वाली इस भाजपा सत्ता को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी के ग्रह योग उन्हें ये शक्ति प्रदान करेंगे, जो 20 जून से उनको और मजबूती मिल रही है। ये और साथ में ये अपने इस प्रयास में सफल भी होंगे, क्योंकि भाग्येश की दशा है ना, भाग्येश का भाग्य का स्थान मजबूत हो रहा है इसमें कांग्रेस की चार्ट में, और इस देश को पापियों से जल्दी मुक्त कराएंगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, न्याय के प्रति सम्मान, नैतिकता, दया, करुणा, सभी इनकी कुंडली के अनुसार सच्चे रूप में, जो प्रोपेगेंडा दिखावा वाले नहीं है, प्रकट होते हैं कांग्रेस के चार्ट से। और दर्शकों, आज एक बहुत अच्छी रिसर्च में लेकर के आऊं, उससे पहले एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूं संजय जी। पवन खेड़ा जी की मैंने शायद 3 मई का प्रोग्राम था, 1 मई को उनको जमानत हुई थी। ये दर्शकों, पवन खेड़ा जी की हॉरोस्कोप मैंने चर्चा की थी अपने एक छोटे से डायरी के पेज पर ही, जिसमें मैंने बताया था कि उनको जमानत मिल जाएगी, और उसने जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से। तो आज मैं पवन खेड़ा जी को एक बड़ा अच्छा कहा, तो पवन खेड़ा जी जेल भेजे जा रहे थे और सडनली पवन खेड़ा जी का राजयोग डेवलप हो गया। वो राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए हैं, मतलब उनका नॉमिनेशन क्लियर भी हो गया है और उनका निर्विरोध बन गए हैं। कर्नाटका से 18 जून का उनकी डेट है चुनाव की। तो पवन खेड़ा को का जेल के बजाय राजयोग, बॉर्न ऑन जुलाई 1968, वे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए और संसद पहुंचेंगे। कहां आसाम के सीएम हेमंता उन्हें जेल भेजना चाह रहे थे, और अभी लास्ट मंथ में ही ये घटना थी जब उनके ऊपर केस मतलब पुलिस ने छापा मारा था। ग्रहों की पावर, शक्ति देखिए, ये ग्रह ही हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। तो आज पवन खेड़ा जी की ये कन्या लगन की कुंडली, केतु मून उनके लग्न में है, राहु उनके 7वें भाव में है, और उनका 11वां भाव उपलब्धियों का, हाउस अचीवमेंट का बहुत पावरफुल है। उसमें शुक्र, सूर्य, बुध और मार्स और जुपिटर उनके 12वें भाव में है, और शनि उनका नीच का 68-70 में सभी का नीच का शनि था, वो जो है 8वें भाव में। दर्शकों याद है, इसीलिए बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वर्तमान दशा आपको एक, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये देखना चाहिए राजयोग कैसे फलीभूत होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पवन खेड़ा जी की हॉरोस्कोप है। वर्तमान में दशा जो पवन खेड़ा जी की चल रही है, शनि गुरु बुध, 3 जून 2026 से बुध की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई है। बुध इनकी कुंडली में लाभ के स्थान में बैठा है, जो 10th लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड है, तो वहां से एक अच्छा समाचार मिलने की योग बन रहा था। महादशा का स्वामी शनि यद्यपि नीच का है, लेकिन इस समय 7वें भाव से, प्रतिष्ठा के, इमेज के भाव से गोचर कर रहा है, और चौथे घर को देख रहा है 10वीं दृष्टि से। चौथा घर, दर्शकों याद करो, क्राउन, जब भी कोई एमएलए एमपी का चुनाव जीतेगा तो उसका 4th हाउस एक्टिवेट जरूर होना चाहिए। तो महादशा का स्वामी यद्यपि नीच का 8th हाउस में है, लेकिन ट्रांजिट में ये 7th हाउस में और 4th हाउस को देख रहा है 10th एस्पेक्ट से। 4th लॉर्ड जुपिटर अचीवमेंट के 11th हाउस में उच्च का अभी 2 जून को आया और उनको अच्छा समाचार दे दिया। बृहस्पति जो इनका 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, वो अभी 11th हाउस में पहुंच गया। 7th हाउस को भी 9th एस्पेक्ट से देख रहा है और 4th लॉर्ड हो गया 11th हाउस में।
को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, 5th हाउस को, 3rd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। पीडी लॉर्ड बृहस्पति बुध ट्रांजिट में 10th हाउस में ही है इस समय गोचर में, बुध जो है ट्रांजिटिंग, ये रेड पेन से इसमें ट्रांजिट लिखा हुआ है। और भाग्य शुक्र जो जन्म की पोजीशन में 11th हाउस में है, 8 जून को ये शुक्र भी जो है 11th हाउस में प्लेस हो गए, जहां पे इनके जन्म के शुक्र थे। इसीलिए पवन खेरा जी को ये राजयोग प्राप्त हुआ कि कहां जेल और कहां वो संसद पहुंचने वाले हैं। तो ये पवन खेरा जी का था। मैंने एक रिसर्च संजय जी आज की, जिसकी भूमिका मैंने पहले से आप लोगों को बताई थी, कि शनि जब मीन राशि में आता है तब जो है राजनीतिक एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देश में देखा गया है। तो 30 वर्ष के मैं सेगमेंट को पूरा क्लियरली समझाता हूं। और पहले तो ये बता देता हूं, मीन राशि जो है बृहस्पति की भावनात्मक राशि है। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर है, और 12वां घर जब किसी का एक्टिवेट होता है तो हमेशा याद रखिए 10वें घर पे फिंगर रखिए। 10th हाउस से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये 3rd हाउस बनता है। 3rd हाउस होता है चेंज का। इसीलिए जब भी किसी ने इस्तीफा दिया या उसकी सत्ता जाती है, रिजिग्नेशन होता है, तब जाकर के वो उसका जो है 12वां घर जरूर एक्टिवेट होगा। तो ये देखा गया कि इसमें सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। देशवासियों को जिनको निराशा हो जाती है कि मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, एक रिसर्च नई आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि शनि जो इस समय वर्तमान में मीन राशि में 29 मार्च 2025 को आए थे, वो आपको इस राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा। शनि का मीन राशि में प्रवेश और राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मेजर चेंजेस का होना। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि जो कारक हैं, सुख दुख सभी कर्मों के फल देने वाले, न्याय, संविधान, प्रजातंत्र, जनता, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर वर्ग, किसान, फार्मिंग, जुडिशरी, दान, चैरिटी, नेम एंड फेम, सर्विस सेक्टर, लॉस ऑफ ईगो, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, हार्ड वर्क, वात रोग, उदारता, सज्जनता, वृद्धावस्था, एल्डरली पीपल, विदेशी भाषा संस्कृति का ज्ञान, लीडरशिप क्वालिटीज, पॉलिटिक्स में सक्सेस एंड फेलियर, समाज में सम्मान, बदलाव, पदोन्नति, अपमान, लड़ाई, संघर्ष, तमस गुण, सार्वभौम सत्ता, ट्रांसपेरेंसी, कर्तव्य निष्ठा, परस्पर सहयोग, हड़ताल, तालाबंदी, उत्पादन में गिरावट, मंदी और ऊर्जा संकर, वस्तु या सेवाओं का अभाव, मोह का नाश। मतलब मोह भी आपका, डिटैचमेंट भी यहाँ पता है। जिस चीज से मोह, जैसे आपको नरेंद्र मोदी से मोह हो गया, तो नरेंद्र मोदी के प्रति भी आपका मोह भंग होने वाला है। इसी में होना शुरू भी हो गया है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को आए थे, तब से लेके काफी नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे गिरा है। तो मतलब जनता का मोह भंग हो रहा है। मोह का नाश करके आसक्ति को खत्म करना। शनि का जीव की विकास यात्रा में बहुत लाभकारी और उपयोगी, शनि बहुत उपयोगी हैं। शनि जीवन में कठिन परिश्रम के द्वारा धर्म व दर्शन के तत्व को समझकर एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हैं और लंबे समय तक यश का आशीर्वाद देते हैं। तो मीन राशि के सिग्निफिकेंस देखिए, मीन राशि का मतलब क्या है, जो बृहस्पति की राशि है, ये काल पुरुष की हॉरोस्कोप में 12वां भाव यानी सत्ता या पोजीशन में बदलाव, कर्म में बदलाव, मोक्ष, जेल, अपमान, करुणाशील ये राशि है। भक्ति, देवगुरु बृहस्पति की जल तत्व इमोशनल की राशि है। स्पिरिचुअलिटी, धैर्य पूर्वक दुख सहने की क्षमता, भ्रांतिग्रस्त अत्यधिक इमोशंस के कारण, परंपरावादी और अंतर्मुखी होना, विद्वान, कृतज्ञ, कलात्मक, दयालु, संवेदनशील, सहानुभूति, मिलनसार, भावुक, परिवर्तन प्रिय, कॉन्शियसनेस का एक्टिवेट होना, यथार्थवादी, पुराने सभी कर्मों का फल प्राप्त होना, मोह माया का नाश, पुरानी चीजों का अंत और नई शुरुआत। ये मीन राशि का सिग्निफिकेंस है, कारकत्व हैं। तो शनि और मीन राशि का कॉम्बिनेशन, जो मैं 3 घटनाएं लेता हूं जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात शनि जब देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव में आते हैं, तब पुरानी चीजों का सोच का अंत होता है, मोह भंग होता है, चेतना पुनः जागृत होने से जीवन में और देश की राजनीति में बड़े मेजर बदलाव आते हैं। याद रहे, शनि पूरे ब्रह्मांड का 12 राशियों का, अर्थात एक राशि में प्रवेश करके पुनः 30 सालों बाद
और क्योंकि एक राशि 2.5 वर्षों में ट्रेवल करते हैं, उसी राशि में प्रवेश करते हैं। अतः आज हम भारत की हॉरोस्कोप और पॉलिटिकल सिचुएशन को शनि के इस मीन राशि के गोचर से समझेंगे। सबसे पहले दर्शकों आपकी जानकारी के बता देता हूं, भारत की आजादी से पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में शनि 1966 में, हम वहां से शुरुआत करते हैं। भारत की आजादी में शनि मीन राशि में आए जब आजाद भारत में, तो 1966 में आए। 16/12/1964 को मीन राशि में आते हैं, प्रवेश करें, और 3 मार्च 1967 तक वहां रहे, क्योंकि 2.5 साल रहते हैं ना। तो प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, राजनीतिक घटनाएं ध्यान से सुने। जनवरी 1966 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी को डेथ हुई। 19 जनवरी को इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल की लीडर इलेक्ट हुई और फिर भारत की फर्स्ट फीमेल पीएम बनी। भारत की राजनीति में नया बदलाव आया। इसके साथ एक आंदोलन भी, छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हारी और विपक्ष की काफी सरकारें बनी थी। जून 1966 में आर्थिक संकटों, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, युद्ध के बाद की स्थिति, क्योंकि 1965 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, निपटने के लिए रुपए का 57% डिवैल्यूएशन किया गया था, इंदिरा जी ने किया। नवंबर 1966 में दिल्ली में गौ हत्या विरोधी आंदोलन हुआ, इसमें हिंसा हुई और कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद तत्कालीन होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा का रिजाइनेशन हुआ। मैं राजनीतिक घटना चक्र बता रहा हूं कि जो शनि मीन राशि में जब आता है तब आप समझते जाइएगा। और 19 जून को 1966 को शिवसेना फॉर्म होती है, वो भी एक आंदोलनकारी पार्टी बनी जो बाला साहब ठाकरे की। कुल मिलाकर 1966 में शास्त्री जी का युग का अंत हुआ और इंदिरा युग में ट्रांजिट हुआ। लीडरशिप चेंज, आर्थिक नीतियों में बदलाव, सामाजिक धार्मिक तनाव बढ़ गया। संजय जी एक और चीज हुई इस दौरान। अब आइए 30 ईयर लेटर शनि का 1996 में प्रवेश होता है, 1996 में। 1996 का कुछ आपको याद है? नहीं याद है, मैं याद दिला देता हूं, राजनीतिक घटना चक्र रिसर्च है ना। अब 66 के बाद 30 साल जोड़ दीजिएगा दर्शकों, तो 96 आ गया। तो 16 फरवरी 1996 को शनि देव मीन राशि में आते हैं और 17 अप्रैल 1998 तक रहते हैं शनि। तो 1996 में भारत की राजनीति में यूनाइटेड फ्रंट की युग की शुरुआत हुई, कोएलिशन युग की। 1996 में भारत की राजनीति में यूनाइटेड फ्रंट युग की शुरुआत हुई और भाजपा का उदय हुआ। एक्चुअली भाजपा 1980 में बन गई थी। ये तो 1996 का ये याद है कि भारत उसी दौर में आसियान देशों में शामिल हुआ था, तब विदेश आना बड़ी बात होती थी। और मुझे भारत सरकार की तरफ से आसियान देशों में मलेशिया जाके कवरेज करने का मौका मिला। दुनिया भर में बड़ा हंगामा मचा था कि आसियान देशों में इंडिया शामिल हुआ, और मैं बड़ा गौरवशाली था कि मैं उस क्षण का भागीदार था। प्रत्यक्ष रूप से मैं मलेशिया में था, कुआलालंपुर में था, और मैंने देखा था भारत किस तरह पहली बार आसियान देशों में शामिल हुआ था। वो 1995 और 6 के दौर की बात है। जी राजी, बहुत बढ़िया। तो उसमें मैंने बताया, तो इस समय 1996 में भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, जो कांग्रेस के पास चली आ रही थी। 161 सीटें शायद उनको मिली थी, जहां तक मैं करेक्ट हूं, कि कांग्रेस बुरी तरह हारी और बीजेपी को 161 सीट्स मिली और वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। 16 मई 1996 को पहली बार बीजेपी के प्रधानमंत्री कोई बना था देश में, आजाद भारत में, और सिर्फ 13 दिन तक रहे, 13 डेज तक। 1 जून 1996 को, 1 जून 1996 को नो कॉन्फिडेंस मोशन में हारने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद HD देवगौड़ा, IK गुजराल यूनाइटेड फ्रंट के पीएम बने। इस काल में दर्शकों सुन लो, शनि के इस 30 साल के काल में क्या हुआ, 66 से 96 तक। इस काल में गठबंधन कोएलिशन युग की शुरुआत हुई है। गठबंधन युग की शुरुआत हुई है। आप आने वाले चीज का मतलब समझ जाइएगा, मैं आगे किस बात पे आने वाला हूं। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, अर्थात युग शुरू हुआ। यद्यपि इससे पहले भी चंद्रशेखर और VP सिंह कोएलिशन गवर्नमेंट चला चुके थे, लेकिन ये सबसे बड़ा दौर था जो 96 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी की NDA की सरकार बनती है, फिर 10 साल की UPA की सरकार चली, वो भी गठबंधन में चली है।
2014 में ये ब्रेक होता है जब नरेंद्र मोदी सिंगल मतलब खुद की गवर्नमेंट बन जाती है फुल मेजोरिटी के साथ। तो वर्तमान में 1996 से 30 वर्षों के बाद यानी 2026 में राजनीतिक घटना चक्र सुन लीजिएगा। 96 से 26 का आप सुन लीजिए, आपका करंट आ गया 30 साल, 66, 96 और 2026। 29 मार्च 2025 को और 23 को शनि मीन राशि में प्रवेश करता है। 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे शनि। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता ने किस तरह से एक एक करके सभी रीजनल पार्टीज को या तो पूरी तरह खत्म कर दिया है या उसमें फूट डलवाकर उनको बेहद कमजोर बना दिया है। कमजोर बनाकर दुम हिलाते हुए पालतू जानवर की तरह अपने दल के साथ सत्ता के साथ मिला लिया उनको। जैसे राघव चड्डा वड्डा और ये जाने कौन सब देख रहे हैं आप, भागीदार बना लिया और सभी का जिसका भी नाम ले। और इतना ही नहीं, सभी दलों के सबसे भ्रष्टाचारी, सभी दलों के जितने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और जितने भी दुर्दांत अपराधी थे सब भाजपा में शामिल कर लिए उन्होंने, मोदी जी ने। इसी 30 साल के पीरियड की बात बता रहा हूं। तो अपनी सरकार में शामिल कर लिया। उदाहरण जैसे किस किस का उन्होंने राजनीतिक मर्डर कर दिया, मायावती, अकाली दल, चौटाला परिवार, नीतीश कुमार, HD देवगौड़ा बिल्कुल मननसन हालत में ही है, चिराग पासवान, NCP, शिवसेना, AIDMK वो भी खत्म हो गई। बीजेपी का तो वजूद खत्म हो गया, उनका पार्टी अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ दिया उसने तमिलनाडु में, पूरी तरह खत्म कर दी गई या होने के कगार पर है। 2014 में अन्ना आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी TMC में भी भारी फूट डलवाकर उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। संजय जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैंने पहले ही अपने प्रोग्राम की शुरुआत इसमें कह दिया था कि शनि राजनीतिक परिवर्तन कराता है मीन राशि में जब आता है। तो जो कोएलिशन युग शुरू हुआ था गठबंधन का 1996 में, संजय जी 2025 में जो शनि मीन राशि में आया है, ये अपने 2.5 साल में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करके वापस 2 पार्टियों के सिस्टम पे लेके आने वाला है। या तो वो पार्टियां डर के मारे किसी पार्टियों में मर्ज हो जाएंगी, या तो वो भाजपा में चली जाए या कांग्रेस में चली जाए। जैसे आप आज यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं कि TMC का विलय होने वाला, मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास उनकी ममता बनर्जी वगैरह की हॉरोस्कोप नहीं है। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि शनि ने जो राजनीतिक परिवर्तन कराए उसके कारण ये कोएलिशन युग का अंत है और केवल इस देश में 2 पार्टियां सिस्टम सरवाइव करेंगी, भाजपा और कांग्रेस। 1966 से 30 साल पहले लेकर के जाता हूं संजय जी, जब आजादी नहीं मिली थी तब का, क्योंकि आपको राजनीतिक परिवर्तन समझाना ना। 1966 से पहले कब आएगा संजय जी? 66 में 30 माइनस कर दीजिए, 1936, 1936 का दर्शकों घटना चक्र सुन लीजिएगा। 1966 से 30 इयर्स पहले बिफोर इंडिपेंडेंस शनि मीन राशि में 14 फरवरी 1935 को प्रवेश करते हैं और 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1937 तक रहे। तो संजय जी उस दौरान क्या हुआ, अंग्रेजों की सरकार थी, हम गुलाम थे, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है इसी पीरियड में, शनि के मीन राशि में आजादी से पहले। भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 पारित किया गया, जो भारत के संवैधानिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसके आधार पर ही देश में पहली बार प्रांतीय लेवल पर भारतीय नेताओं को सत्ता सौंपने और इलेक्शन कराने का खाका तैयार किया गया। मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट तैयार हो गई भारत के नेताओं को सत्ता सौंपने के लिए और राज्यों के चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई। तो संजय जी 1937 में इसी शनि के मीन राशि में रहते हुए प्रांतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और कांग्रेस का जबरदस्त राजनीतिक उदय हुआ संजय जी उस दौरान, जबरदस्त। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में सरकारें बनाई। संजय जी ध्यान से सुनिए, 1936 में अंग्रेजों के शासन रहते हुए भी 11 राज्यों के चुनाव होते हैं और कांग्रेस जो आजादी का आंदोलन लड़ रही थी 11 में से 8 राज्यों में बनाती है। तो एक राजनीतिक परिवर्तन यहां देख रहे हैं कि अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर हो रही है
देश के लिए, देश के पास आ रही है। तो राजनीतिक परिवर्तन 30 साल पहले 36 में भी किया उन्होंने। गुलाम होते हुए भी पहली बार इंडियंस ने सीधे तौर पर शासन की कमान संभाली। वर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ 1937 में। उड़ीसा सिंध का जन्म हुआ 1 अप्रैल 1936 को। इस तरह हमने देखा कि जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं और अपने 2.5 साल के टोटल पीरियड में सत्ता के एकाधिकार को जनता के द्वारा चुनौती मिलती है और एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आता है। इसी आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जनता नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन इस राक्षसी शासन ने भारत का आर्थिक और सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार का जो नुकसान किया है वो पिछले 500 साल में भी इस देश ने कभी नहीं देखा होगा। एक तरह से इस अनपढ़ नेता ने मंदबुद्धि और अहंकार के कारण देश की इंडिपेंडेंस को कमजोर करके आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल दिया है। इसकी कल्पना कभी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों ने भी नहीं कभी करी होगी। और इनके देश में उनके देश में आरएसएस समर्थित कोई सरकार आएगी और देश का भारी नुकसान करेगी, ये ऐसी कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने नहीं कभी करी होगी। इसलिए सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी ने इनके बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन देशवासी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सब भी जिम्मेदार हैं संजय जी, जिन्होंने आजादी से पहले के इतिहास और अपने बुजुर्गों के बलिदान को भुला दिया। हम आजादी के इतिहास और बलिदान को भुला बैठे और इस पाखंडी की बातों में आकर 2014 में इससे सत्ता सौंप दी। सत्ता सौंपने का महापाप किया, ये महापाप किया जिसका दंड हमको मिलना चाहिए। और चलते चलते एक बात और कहूंगा कि नेहरू जी के ऊपर बात बहुत सारी की गई है। ये जवाहरलाल नेहरू जी की हॉरोस्कोप है, वो नेहरू जी से तुलना की गई है। छोटा सा संचित उस पर जरूर बोलना चाहूंगा कि मेरा मंत्र सबसे बड़ी बात है संजय जी, जो प्रोग्राम का हमारा एक लेवल चला गया है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने अक्सर कहा भी है कि बाद में इंस्टीट्यूशन में इसके ऊपर कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो हम जो बातें कहेंगे, कुछ यूट्यूबर भी बातें कहते हैं, लेकिन मैं तो ज्योतिषी होने के नाते ये उनकी कुंडली दिखा रहा हूं जवाहरलाल नेहरू की, कि आज की इस जैन जी को, युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि नेहरू जी का योगदान कितना बड़ा था हमारे देश में। भाई नेहरू जी कौन थे? सबसे पहले तो कितना भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि 12 साल का नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि फैक्ट क्या है? नेहरू जी का रिकॉर्ड कहां से टूट गया भैया? नेहरू जी तो 15 अगस्त 1947 को बने थे प्रधानमंत्री और 27 मई 1964 तक रहे हैं। तो ये वो तो 16 साल से भी ज्यादा समय रहे हैं प्रधानमंत्री, 16 साल से भी ज्यादा है। अगर आप ये तर्क देते हो दर्शकों, अगर ये तर्क देते हैं भाजपा के अंधभक्त कि नहीं साहब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट, अरे इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना नॉन इलेक्टेड थी। अरे संविधान सभा को बनाने वाले सारे के सारे लोग उसमें मंत्रिमंडल में थे, जो इंटरिम सरकार बनी थी जिसके प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। उस क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भारत को गणतंत्र बनाया। इंडिया, आपका जो रिपब्लिक इंडिया है वो तो 26 जनवरी 1950 को बना, उन्हीं की प्राइम मिनिस्टरशिप में बना। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं की प्राइम मिनिस्टरशिप में बना। इलेक्शन कमीशन भी उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में बना। जितनी भी सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में बने। उसके योगदान को कैसे भुला दोगे? वो तो इतिहास में कोई उसको मैच ही नहीं कर सकता। जो नेहरू जी ने जो फाउंडेशन रखी थी, 1952 में शायद पहला आम चुनाव हुआ था, उससे पहले पार्लियामेंट वगैरह तो सब चीजें उन्होंने पहले ही फॉर्म की थी, तो बेस तो उन्होंने भी वहां बनाया, तो उस चीज को तो आप कहां मैच कर सकते हो? तो इसमें एक हॉरोस्कोप में एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। नेहरू जी की इस हॉरोस्कोप में चौथा घर बहुत मजबूत है। चौथा घर, जो मैंने आपको कहा डोमेस्टिक अफेयर का, अपने लोगों की सेवा करने का होता है। राजा के लिए देश की प्रजा होती है। तो संजय जी इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने देश के लिए मरने वाला होगा। जैसे कांग्रेस के लिए मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस की कुंडली में भी चौथे घर में जो है बृहस्पति बैठा, और इनकी नेहरू जी की कुंडली में भी शुक्र और बुध, 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। एक हॉरोस्कोप में हमने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल देखा था, कोई व्यक्ति एक मिशन लेके कैसे पैदा होता है। तो याद रखिए, चंद्र से लगन से 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो। कोई भी अपनी अपनी हॉरोस्कोप देख लेना अपने अपने घरों पर। लग्न से चंद्र से 10th हाउस पर जुपिटर की एस्पेक्ट, और 10th से 10th पर अगर जुपिटर की एस्पेक्ट हो, 10th से 10th हाउस हो या 10th से 10th लॉर्ड हो, तो वैसा व्यक्ति किसी बड़े मिशन के लिए जन्म लेता है। तो नेहरू जी की हॉरोस्कोप में देख लीजिएगा, लग्न उनका कर्क लगन है, चंद्रमा वही है, तो 10th पर बृहस्पति की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि 10th हाउस पर,
और इनका 10 से 10 7th हाउस बनता है। 10वें से उंगली गिनेंगे तो 10वां गिने तो 7th हाउस होता है। तो 7th लॉर्ड इसमें शनि आया, शनि पर भी 9वीं दृष्टि है। इसलिए नेहरू जी की कुंडली में स्पष्ट हो गया था कि जिस भी परिवार में वो जन्म लेते, लेकिन भारत के लिए एक मिशन के लिए जन्म हुआ था, भारत की सेवा करने के लिए। तो ये एक राइट अप है, टेक्निकल, जल्दी से मैं पढ़ के सुनाता हूं नेहरू जी का क्या योगदान रहा, तब उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी सचमुच भारत के सबसे ज्यादा पीएम पोजीशन पर रहने वाले लीडर बन गए हैं, या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव है? नो द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटीज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड नरेंद्र मोदी। उनका भारत के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या योगदान, कंट्रीब्यूशन रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू born on 14th November 1889 at इलाहाबाद, कर्क लग्न, कर्क राशि, अश्लेषा नक्षत्र। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का 5th हाउस 5th लॉर्ड पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो ऐसा व्यक्ति एक साउंड विजन, इंटेलेक्ट, गुड एजुकेशन, विचार शक्ति, प्रेम, संवेदना, इमोशंस, फीलिंग वाला होता है। उसके हॉरोस्कोप में मून भी अगर स्ट्रांग है तब और ज्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। इसके साथ ही अगर ये लोग पॉलिटिक्स में हैं और उनका 4th हाउस शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तब ये लोग अपने नजदीकी सगे संबंधियों और देश की आम जनता के लिए कार्य करने की ट्रांसपेरेंसी के साथ मनोभाव रखते हैं। नेहरू जी के 5th हाउस में सूर्य है जो कि 9th लॉर्ड बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति 10वें भाव को और 2nd हाउस में शनि को देख रहे हैं। 5th लॉर्ड मंगल बुध की राशि में 3rd हाउस में, जो उन्हें अत्यंत पराक्रमी बनाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है। मंगल पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। 7th लॉर्ड इन 2nd हाउस, 8th फ्रॉम 7th हाउस। इनके बहुत ज्यादा अच्छी मैरिड लाइफ इसीलिए नहीं रही क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 8th पोजीशन में चला गया। 4th हाउस में 2 शुभ ग्रह देश और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर होने का प्रमाण दे रहे हैं। देशवासियों के प्रति समर्पित भावना का भी संकेत दे रहे हैं। पंडित नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राइवेट ट्यूटर के द्वारा हुई। 15 साल तक उन्होंने हिंदी संस्कृत भी पढ़ा। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस में बीए ऑनर्स किया। 1912 में इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम लंदन किया। इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस भी की, लेकिन आजादी के आंदोलन के लिए इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा बहुत कम हुई है, जिसे उन्होंने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा भी था। बाद की डिग्री पर तो क्वेश्चन मार्क है। कोर्ट में आरटीआई भी लगाई गई डिग्री दिखाने के लिए, जिससे फ्रॉड को पकड़े जाने का डर है। सॉलिसिटर जनरल को उसकी सेवाएं ली गई उस केस के लिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री ना पता लग जाए लोगों को कोर्ट में। उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। पंडित नेहरू अपनी आजादी के संघर्ष के दौरान कुल 9 बार जेल गए। 1921 से 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, 1930 में साल्ट सत्याग्रह, 1932 से 35 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए कई बार गए, 1942 से 45 भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गए, फाइनली जनवरी 1945 में रिहा हो गए। इसके विपरीत डरपोक सरेंडर नेता जेल जाने से बहुत डरता है। यहां तक कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब विपक्ष के जनसंघ सहित बड़े बड़े नेता जेल गए, तब ये वेश बदलकर अलग अलग राज्यों में छिपता हुआ घूम रहा था। प्रधानमंत्री पद पर रहने के रिकॉर्ड का सच। पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 64 तक टोटल 16 ईयर 286 डेज तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनावों से पहले इनके ही कार्यकाल में भारतीय गणतंत्र और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा की स्थापना हुई। एज पीएम उनका महत्वपूर्ण योगदान भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास में हुआ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट उन्होंने जो किया, संसदीय लोकतंत्र की एक मजबूत नींव रखी, जिसकी नरेंद्र मोदी एक एक करके राजनीतिक दलों को खत्म करके हत्या कर और मल्टी पार्टी सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसकी नरेंद्र मोदी एक एक करके राजनीतिक दलों को खत्म करके हत्या कर रहे हैं। एंड मेड सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभाव स्टेट पॉलिसी। मोदी इसको भी खत्म करके विविधताओं और कई भाषाओं, मान्यताओं के देश पर एक धर्म की आइडियोलॉजी थोपने का काम कर रहे हैं। He adopted the principle of unity in diversity, which strengthened national unity in diverse India. मोदी इसे भी हिंदू मुस्लिम, हिंदी अंग्रेजी, उत्तर दक्षिण में भेदभाव करके बांटने में पिछले 12 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को, वेदों के सिद्धांत को का वायलेशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेहरू जी ने। He gave priority to fundamental rights, socio-economic justice and democratic values. He strengthened the federal structure, independent judiciary and parliamentary system. मोदी ने आम जनता के फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
रिलीजन एक्सेट्रा को पिछले 12 वर्षों में लगातार कमजोर किया, मीडिया पर टोटल कंट्रोल करके आम जनता के साथ सूचना और ट्रुथ को ब्लॉक किया, जिससे लोग सरकार से उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न पूछकर हिसाब ना ले पाए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके देश की राजा जनता को कोई जवाब नहीं दिया। इंस्टीट्यूशन पर कब्जा, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करके पूरे डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस को बेहद कमजोर कर दिया गया। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इकोनॉमी नेहरू जी की एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950 एंड लॉन्च द 5-year प्लान, जिससे मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीतियां को थोपने का नीति आयोग बना दिया। ही एडॉप्टेड द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म। इससे भी मोदी ने बर्बाद करके क्रोनी कैपिटलिज्म में बदलकर देश के सारे रिसोर्सेज सर्विसेज को अदानी अंबानी को सौंप दिया, जिसे उन दोनों ग्रुप्स ने आगे विदेशी निवेशकों बैंक्स के आगे कर्जा लेकर उनके आगे गिरवी रख दिया। इन विच पब्लिक सेक्टर वाज गिवन ए लीडिंग रोल इन हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, कोल, पावर एंड लेड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी ने किया था और वो ये सारे स्टील, कोल, पावर नरेंद्र मोदी ने अदानी को सौंप देखे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनके टाइम में ही कॉल्ड लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल डैम द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। He increased steel production, adopted the import substitution policy and took a step towards self-reliance. The average GDP was around 4%, which was better than British period. इसके विपरीत मोदी ने ट्रेड डेफिसिट चाइना, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूरोपियन यूनियन और अब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के आगे सरेंडर करके इंपोर्ट्स बढ़ाकर देश को इन विदेशी ताकतों के आगे आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया। इसके साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एकदम मृत अवस्था में ला दिया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण फॉरेन इन्वेस्टर डेली बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। करप्शन चरम सीमा पर है, एवरी सेक्टर और लेवल पर बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई चरम सीमा पर है। आईएमएफ एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की इकोनॉमी, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड पर डाउट किया है, ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट नेहरू जी के टाइम में, एजुकेशन एंड हेल्थ, पंडित नेहरू एस्टेब्लिश वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इंक्रीज लिटरेसी रेट। ही प्रोमोटेड साइंटिफिक टेम्पर एंड एस्टेब्लिशेस इंस्टीट्यूशन लाइक सीएसआईआर, इसरो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके विपरीत आरएसएस मोदी ने अपने अनएजुकेटेड, लो आईक्यू दलालों, माफियाओं की मदद से पूरे एजुकेशन सिस्टम को भ्रष्टाचार और अनअकाउंटेबल और इनइफेक्टिव बना दिया। एडमिशन से लेकर टीचर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट में जबरदस्त पैसा लिया जा रहा है। वीसी का रेट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। प्रोफेसर भी करोड़ों रुपए देकर अपॉइंट हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स और अन्य माफियाओं की मदद से बार बार प्रत्येक कंपटीशन के पेपर लीक कराए जा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि देश का आम आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सोना, घर, जमीन, खेत गिरवी रखकर कर्ज ले रहा है। देश में युवाओं को कांवड़ उठाने वाला अंधभक्त और गौरक्षा के नाम पर फर्जी कार्यकर्ता बनाकर भ्रमित करके उलझा रखा है। अगर ये युवा भी आत्मचिंतन करें कि इन सभी पाखंडों से क्या वो अपने और विवाह के बाद अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन और शिक्षा दे पाएंगे। सोशल रिफॉर्म नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ? थ्रू दी हिंदू कोड बिल ही गेव वुमेन इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और भूमि सुधारों पर जोर दिया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तहत ही स्ट्रेस सोशल इक्वालिटी एलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, फिर फॉल्टी जीएसटी लाकर देश के 70% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। किसानों की आय दुगनी और एमएसपी देने का वायदा 2014 से पूरा नहीं किया, बल्कि किसानों की जमीनों को हड़पने का और उन्हें अदानी अंबानी को सौंपने का 2 बार प्रयास किया। पहले लैंड रिफॉर्म्स बिल लाकर, जो विपक्ष ने फेल कर दिया। दूसरी बात 3 कृषि काले कानून लाकर, जिसके कारण देश के अन्नदाता किसान 1 साल से ज्यादा सड़क पर सर्दी, गर्मी, बरसात और अन्य यातनाएं झेलकर लड़ते रहे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मोदी ने बैकफुट पर आकर उन्हें वापस लिया। इससे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। आज देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 केजी अनाज पर जिंदा हैं। गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब और मिडिल क्लास और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर देश का सारा धन 10% के लोगों के पास, के कॉर्पोरेट्स के पास पहुंच गया है। इन लोगों ने कोविड के पीरियड में भी जमकर पैसा कमाया। फॉरेन पॉलिसी, ही लेड फाउंडेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम, which gave India an independent voice during the Cold War. He inspired the freedom of Asian and African countries.
सरेंडर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप यूएसए, नेतन्याहू इजराइल के आगे टोटल सरेंडर करके भारत की फॉरेन पॉलिसी सॉवरेनिटी को गुलाम नीति में बदल दिया है। इससे वर्ल्ड में भारत की इमेज बहुत खराब हो गई है। मोदी गाजा में 60,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, गरीबों के जेनोसाइड को रोकने के लिए कुछ नहीं बोले, उल्टे चोरी छिपे इजराइल को हथियार बनाने के लिए स्टील सप्लाई करते रहे, जिसका भांडा इटली मेलोडी खाओ खुद जान जाओ की गवर्नमेंट ने उन जहाजों को इजराइल जा रहे थे जो रोक कर पकड़ लिया और उसका एक्सपोज किया। यूएन वॉर लॉस के अनुसार ये एक वार क्राइम है। अगर कोई वार क्रिमिनल को कोई चीजें सप्लाई करता है, वो भी वार क्राइम का क्या नाम है, कल्प्रिट माना जाएगा। 5,000 साल से ज्यादा ओल्ड सिविलाइजेशन के फ्रेंड ईरान की पीठ में छुरा भोंक कर यूएस के दबाव में तेल खरीदना बंद किया। फिर 25 फरवरी 2026 को बिना किसी एजेंडा प्रोग्राम के इजराइल पहुंच गए और उनकी संसद में इजराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है का फर्जी आध्यात्मिक ज्ञान देकर आ गए। साथ ही नेतन्याहू के किसी अननोन फियर के कारण तलबे चाटते हुए ईरान पर यूएसए इजराइल के द्वारा ज्वाइंट अटैक पर मौन स्वीकृति दे करके आ गए। अमेरिका द्वारा जब हमारे बच्चों, नागरिकों को एक अपराधी की तरह बेड़ियों और हथकड़ियों में मिलिट्री प्लेन से भारत वापस भेजने पर भी ये फर्जी विश्वगुरु खामोश रहा, चुप रहा। ऑपरेशन सिंदूर के 100 टाइम से ज्यादा ट्रंप के सीजफायर कराने वाली बात पर, स्टेटमेंट पर, इंडिया को नरक कहने वाले बयान के बाद भी, इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने के बयान पर भी, और ट्रंप के इस बयान पर कि मैं मोदी का पॉलिटिकल लाइफ खत्म कर सकता हूं, सभी स्टेटमेंट पर एक गहरी चुप्पी लिए रहे फर्जी विश्वगुरु। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ विश्व का एक भी बड़ा देश खड़ा नहीं हुआ। डोकलाम में चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हमारी काफी भूमि पर वो कब्जा कर चुका है, उस पर भी ये जनाब चुप रहते हैं, लाल आंखें दिखाई नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईरान इजराइल वार के समय अमेरिका ने हमारे कुछ ऑयल लाने वाले जहाजों पर हमला कर दिया और जिसमें क्रू मेंबर्स कुछ भारतीयों की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी सरेंडर गुरु डोनाल्ड ट्रंप को एक्स पर थैंक यू डियर ट्रंप कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेहरू जी के टाइम में पंडित जी स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, rehabilitation of refugees, national integration of princely states, and laying the foundation of modern India. He remained a symbol of democracy, science and inclusive development. और पंडित नेहरू ने 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल होने से पहले 3 सितंबर 1946 के आसपास पिता मोतीलाल नेहरू की विरासत वाली ज्यादातर संपत्ति, जिसमें जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, देश को समर्पित कर दिया, दान कर दिया देश को। कुल संपत्ति उस समय की कीमत के अनुसार लगभग 200 करोड़ की थी। इसमें से उन्होंने 98% दान कर दिया, केवल 2% यानी 4 करोड़ अपने पास रखे। आज के मूल्य के अनुसार ये 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये दान अंग्रेजों द्वारा भारत के खजाना को लूट लेने के बाद देश में संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने देश को दिया। ऐसे थे हमारे क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनसे मोदी जी की तुलना कहाँ, मैं मोदी जी की उनकी जूती के धूल के बराबर भी उनका कद नहीं है इस सरेंडर नेता का। 12 वर्षों का नरेंद्र मोदी का योगदान, इसके साथ मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। हाईएस्ट फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस ऑल टाइम हाई, हाईएस्ट गोल्ड प्राइसेस, 89 पेपर लीक्स, रुपया आजाद भारत के इतिहास में लोएस्ट लेवल पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म, समाज और देश को उत्तर दक्षिण में बांटा गया, आतंकवादी हमले, केवल 5,000 घुसपैठिए बाहर किए गए जबकि यूपीए में 50,000 से ज्यादा हुए, फेल्ड डिप्लोमेसी, इजराइल अमेरिका चाइना के आगे सरेंडर, अंबानी अदानी की मोनोपोली, क्रोनिक कैपिटलिज्म, हाईएस्ट फार्मर सुसाइड, एजुकेशन, टीचर्स अपॉइंटमेंट में करप्शन, 80,000 स्कूल बंद हुए, वोट चोरी, ईवीएम मैनिपुलेशन, और अब लेटेस्ट हुआ नॉमिनेशन पेपर रद्द करने की टेक्निक भी इस्तेमाल हो गई है। मीडिया इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल, जुडिशरी को कमजोर किया गया, वन प्राकृतिक संपदाओं का नाश, आदिवासियों की नक्सल आंदोलन के नाम पर हत्याएं। देशवासियों, अब आप चिंतन करें कि नेहरू के, पहली बात तो झूठ बोलते हैं, वो 17 साल, लगभग 16 साल 200 समथिंग दिन रहे हैं, और ये 12 साल के आप देश ने क्या खोया क्या पाया, आप लोगों के चिंतन पे छोड़ता हूं। हनुमान जी के साथ प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के,
सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। मंगल की दिशा में हनुमान जी की भक्ति करते रहिएगा, आपको बहुत सारे कष्टों से बचते रहेंगे। जय श्री राम। ये तो राजीव नारायण जी, और पूरी बात आपने सुन ली, देख लिया कि मंगल कितना तूफान लाने वाला है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको हनुमान जी की सिद्धि है, हनुमान जी की बात करता है, दूसरी तरफ उससे चिढ़ने वाले कुछ लोग हैं, तरह तरह की बातें लिखते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा दुखी रहती है, हमेशा दुख में रहते हैं। अरे भाई, उम्र बड़ी है, मस्ती करो, खुश रहो, अपनी तरक्की की सोचो, दूसरों से क्यों जलते हो। राजीव जी कहते हैं, जले तो घंटे से। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।